हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें मैंने 51 क्वेश्चंस लिए हैं और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके आने वाले यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए या अन्य किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। तो अल्पाहारी, अल्पाहारी यानी कि अल्प और आहारी से मिलकर के बना है। अल्प का मतलब होता है कम और आहारी मतलब खाने वाला। तो जो कम खाता हो वो क्या हो जाएगा? अल्पाहारी। ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो दोस्तों, लज्जा जो है किस लेखक या लेखिका की रचना है, बताना है। ऑप्शन है कन्हैयालाल, जैनेन कुमार, तस्लीमा नसरीन, यशपाल। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन जो कि बांग्लादेश की लेखिका हैं, बांग्लादेश की लेखिका हैं। और इनका ये जो उपन्यास है लज्जा, ये क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंगाल होना, मुसीबत पड़ना, घर में राशन लाना या कष्ट का अनुभव होना। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, कष्ट का अनुभव होना। तो जब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है तब जो है आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, कष्ट का अनुभव होना। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, शीशम शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर है पुल्लिंग। ज़्यादातर पेड़ों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि आम हो गया या पीपल हो गया या अशोक हो गया। मतलब वृक्षों के नाम ज़्यादातर जो है पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पे शीशम भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है संदिग्ध वर्तमान होगा या संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल या संभाव्य भविष्यत। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन, संभाव्य भविष्यत काल। जहाँ पे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है वहाँ पे होता है संभाव्य भविष्यत काल। वहाँ पे कदाचित या संभवतः या शायद जैसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। तो कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, भविष्य में उसके आने की संभावना है, तो इसलिए संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा। संदिग्ध में क्या होता है? संदेह होता है। संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा कि वर्तमान में हो सकता है वो काम कर रहा हो, जैसे कि राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। तो इसमें जो है संदेह है कि वो हो सकता है पढ़ रहा हो सकता है ना भी पढ़ रहा हो, तो राम पढ़ता होगा। ये जो है संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? जैसे कि राम पढ़ चुका होगा, मतलब भूतकाल में संदेह होगा कि वो काम कर चुका होगा। सामान्य भविष्य में जो है राम बाजार जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे सामान्य भविष्य हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, संभाव्य भविष्य। फिर अगला है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है दिया गया है टिड्डी गण। तो कुछ शब्द होते हैं जिनमें गण लगा करके या वर्ग या दल या जन लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। तो गण लगा करके जैसे शिक्षक गण हो जाता है, शिक्षक गण, या जो है लेखक गण। वर्ग लगा करके जैसे छात्र वर्ग, छात्र का बहुवचन बनाएंगे छात्र वर्ग। और जैसे अधिकारी वर्ग हो जाता है, अधिकारी वर्ग। और यहाँ पे टिड्डी दल दिए गए हैं, तो टिड्डी का अगर बहुवचन बनाना है तो टिड्डी दल हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा यहाँ पे राइट आंसर है, टिड्डी दल। और जन लगा करके जो है कुछ बहुवचन बनते हैं, जैसे कि भक्तजन हो जाता है, भक्तजन हो जाता है, गुरुजन हो जाता है। कुछ बहुवचन बनाए जाते हैं वृंद लगा करके, वृंद लगा करके, जैसे कि मुनि वृंद, मुनि वृंद, या जो है नारी वृंद, नारी वृंद। ठीक है, तो इस तरह से बहुवचन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टिड्डी दल। फिर दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है नहीं का आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग देख करके आप जो है जल्दबाजी में
यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्त्रीलिंग नहीं बताना है यानी कि पुल्लिंग बताना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है दिया गया है अनानास। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई विशेषण लगा करके, चाहे अच्छा अच्छी या बड़ा बड़ी लगा करके, छोटा छोटी लगा करके, या वाक्य में प्रयोग करके भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अनानास आप क्या कहेंगे, मेरा अनानास किसी ने खा लिया या मेरी अनानास, तो मेरा अनानास कहेंगे, तो ये पुल्लिंग है। चिल्का झील, चिल्का झील बड़ी झील है या बड़ा झील है, चिल्का झील बड़ी झील है, तो ये पुल्लिंग है। सब्जी, तो सब्जी अच्छी है या अच्छा है, तो अच्छी यानी कि स्त्रीलिंग है। सॉरी, ये जो है चिल्का झील बड़ी झील है तो स्त्रीलिंग होगा। और बुंदेली, बुंदेली क्या है, भाषा, बुंदेली भाषा अच्छी है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग कौन सा है, ऑप्शन पहला। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है। हमेशा एक वचन रहने वाला शब्द बताइए कौन सा है। वधु का तो वधुएं हो जाता है, बहुवचन इसका बन जाता है। जनता, तो जनता जो है हमेशा एक वचन में रहता है, ये समूहवाचक संज्ञा है, तो जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। हालांकि जनता में जो है कई लोग हो जाते हैं, लेकिन जनता जो है एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे जनता, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, कभी माफ़ नहीं करेगी, तो यहाँ पे जो है इसका प्रयोग जो हुआ है सेंटेंस में वो एक वचन की तरह हुआ है। अगर बहुवचन की तरह होता तो जनता कभी माफ़ नहीं करेंगी होता, तो यहाँ पे जो है एक वचन की तरह प्रयोग हुआ है, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। तो इस तरह के जो है कई शब्द हैं, जैसे कि सेना है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। पुलिस एक वचन में प्रयोग होता है हमेशा। और इसके अलावा वर्षा या जो है भीड़, तो ये कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा उसका बहुवचन होता है उन। और पिता, तो पिता अगर एक बच्चे के पिता हैं तो जो है एक वचन में प्रयोग होगा, और कई बच्चों के पिता है तो बहुवचन में प्रयोग होता है। हालांकि इसका बहुवचन अगर पूछा जाए क्या होगा तो पिता ही होगा, लेकिन जो है इसका वाक्य में प्रयोग हम बहुवचन की तरह कर लेते हैं, जैसे कि पिताजी आ गए हैं। और आदर के लिए भी इसका जो है प्रयोग हम बहुवचन की तरह करते हैं। अकेले पिताजी होते हैं तब भी हम कहते हैं पिताजी आ गए हैं, तो बहुवचन की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनता। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है। तो इसमें से मुहावरा बताना है। तो मुहावरा और लोकोक्तियाँ होती हैं, तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या होता है। तो मुहावरे में जो है आप देखेंगे ज़्यादातर लास्ट में ना आता है, ठीक है। जैसे पत्थर की लकीर होना, यहाँ पे क्या है, मुहावरा, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में होना, करना, ये सब आता है, तो वहाँ पे जो है मुहावरा हो जाता है। और लोकोक्तियाँ जो होती हैं जिनको कहावतें कहते हैं, तो इनमें जो है ज़्यादातर ना नहीं आता है। जैसे कंगाली में चावल गीला, हालांकि ये गलत है, कंगाली में आटा गीला होता है। कंगाली में आटा गीला जिसका मतलब होता है एक परेशानी में दूसरी परेशानी आ जाना। नाम बड़े और दर्शन छोटे होता है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, जिसका मतलब क्या होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे मतलब होता है दिखावा अधिक लेकिन असलियत में कम। और बल्ब तले अंधेरा नहीं होता है, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अपनी बुराई ना दिखाई देना, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मुहावरा कौन सा है, पत्थर की लकीर होना, इसका मतलब क्या होता है, पक्की बात होना। मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, यानी कि मैंने जो कहा वो क्या है, पक्की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ध्वंस का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों ध्वंस का यहाँ पे विलोम बताना है। ध्वंस का मतलब क्या होता है, ध्वंस का मतलब होता है नष्ट करना। तो यहाँ पे दिया गया है स्तुत्य, स्तुत्य का विलोम होता है निंद। स्तुत्य मतलब स्तुति करने योग्य, निंद मतलब क्या हो जाएगा, निंदा करने योग्य, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। प्राकृतिक का हो जाता है कृत्रिम, और ध्वंस का हो जाएगा निर्माण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और विध्वंस, तो ये जो है ध्वंस का पर्यायवाची हो जाएगा, इसका भी मतलब क्या होता है, नष्ट करना। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य भूतकाल का वाक्य है। सामान्य भूतकाल का वाक्य बताना है। वर्षा हुई, वर्षा हुई, यही जो है सामान्य भूतकाल का वाक्य हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। और वर्षा अभी अभी हुई, तो जब कोई घटना भूतकाल में तुरंत अभी अभी हुई हो तो वहाँ पे कौन सा भूतकाल होता है, आसन्न भूतकाल, यहाँ पे आसन्न भूतकाल हो जाएगा। और शायद वर्षा हुई होगी,
शायद वर्षा हुई होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभाव्य भूतकाल। यहाँ पे संभाव्य, जहाँ पे शायद आपको दिख जाए वहाँ पे संभाव्य होता है, संभाव्य, और यहाँ पे हुई होगी तो भूतकाल हो जाएगा, संभाव्य भूतकाल। कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी, तो अगर भूतकाल में कुछ समय पहले कोई कार्य हुआ हो तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्षा हुई, यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं विशेषण की, तो विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं, 4 जो है प्रमुख भेद होते हैं। एक होता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक, इसमें जो है एक होता है निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और फिर जो है संख्यावाचक होता है तीसरा। संख्यावाचक में भी आपका निश्चित और अनिश्चित 2 हो जाते हैं, निश्चित और जो है अनिश्चित। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में जो है कई भेद होते हैं, इसमें जो है 6 भेद होते हैं। एक तो होता है मूल सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा होता है यौगिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, और तीसरा हो जाएगा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, और चौथा आपका हो जाएगा निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, और पांचवा हो जाएगा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और छठवा हो जाता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो यहाँ पे जो है सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जब किसी संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम आता है जो कि उसके बारे में विशेषता बतलाता है, तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे जो है कोई सज्जन है संज्ञा और उसके पहले सर्वनाम आ गया कोई, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। और ये कौन सा सार्वनामिक विशेषण होगा, पुरुषवाचक होगा या निश्चयवाचक, या निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक, क्योंकि कोई से जो है पता नहीं चल रहा है कि कौन बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है, तो यहाँ पे जो है कोई सज्जन आपको बुला रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों पारा चढ़ना का अर्थ क्या होता है, पारा चढ़ना मतलब गुस्सा आना। तो यहाँ पे जो है पारा ना उतरना यानी कि चढ़ गया है उतर नहीं रहा है, तो क्या होगा, घमंड दिखाना नहीं होगा, हद कर देना नहीं होगा, शांत होना ये भी नहीं हुआ, अशांत होना हो जाएगा। पारा ना उतरना तो मतलब क्रोध चढ़ गया है और अब जो है उतर नहीं रहा है, तो वहाँ पे पारा ना उतरना, अशांत होना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल जो है वर्णों की संख्या कितनी है, 52 वर्ण है, और जिसमें से 11 जो है स्वर हो जाते हैं, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 2 अयोगवाह जो है कौन कौन से होते हैं, एक होता है अन और एक होता है आह। 11 स्वर होते हैं छोटा से लेकर के अ तक, ठीक है। और इसके अलावा जो है 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, 2 जो है उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, एक तो ड़ा होता है और एक ढ़ा, ठीक है, ये जो है उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है स्वरों की संख्या पूछी गई है, स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11, ऑप्शन यहाँ पे पहला राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो दिया गया है बेफिजूल मत झगड़ो, तो यहाँ पे बेफिजूल नहीं होता है, फिजूल होता है, फिजूल मतलब होता है फालतू में, तो बेफिजूल यहाँ पे बे लगाने की कोई जरूरत नहीं, फिजूल मत झगड़ो, तो ये जो है वाक्य शुद्ध हो जाएगा। फिर अगला है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं,
दोस्तों यहाँ पे ये बिंदी इधर आ गई है, यहाँ पे होती है, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, तो इसमें जो है कोई एरर नहीं है और यही जो है इसका राइट आंसर रहेगा। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे यात्री अत्यंत दूर से आए हैं, यात्रीगण होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है तो यात्रीगण होना चाहिए था। अगर यात्री होता तो अत्यंत दूर से आया है होता। और फिर दिया गया है वह अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, तो आशा जो है, आशा होती है पॉजिटिव चीज़ों के लिए, निगेटिव चीज़ों के लिए होता है आशंका। वह अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशंका है, यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, ओह बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो ओह के बाद जो है कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह या जो है ये होता है उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, या जो है ये आपका हो जाएगा विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह, और ये आपका हो जाएगा अल्प विराम। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पे ओह के बाद लगेगा विस्मय बोधक, विस्मय बोधक चिन्ह यहाँ पे लगेगा। ओह हो या अरे हो या जो है वाह, तो इन सब के बाद जो है लगता है विस्मय बोधक चिन्ह। यहाँ पे जो है तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया है कि स्वर्स हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो दोस्तों हिंदी भाषा को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी 14 सितंबर 1949 को, और इसीलिए जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को जो है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बताइए, तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था नागपुर में, ठीक है, 10 जनवरी 1975 को, इसलिए जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, 14 सितंबर 1949। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मृत्यु दंड दिया गया है, इसमें कौन सा मृत्यु दंड शुद्ध होगा मानक वर्तनी के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पे मृत्यु दंड, ये तो मृत्यु दंड की वर्तनी सही नहीं है और ना ही जो है ये वाली सही है, ये दोनों सही है, लेकिन मानक वर्तनी के आधार पर कौन सा शुद्ध होगा, तो दोस्तों यहाँ पे पहला सही होगा। इसको भी सही मतलब कहा जाता है, वर्तनी इसकी भी गलत नहीं है, लेकिन मानक वर्तनी के आधार पर मृत्युदंड ये वाला सही माना जाएगा। इसका रूल क्या होता है, तो दोस्तों जब भी पंचमाक्षर, पंचमाक्षर कौन से होते हैं, किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, जैसे काखा गागा अंगा, ये पंचमाक्षर हो गया, और उसके बाद चाचा जाजा इया, टाठा डाढ़ा अड़ा, और ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ, तो ये सभी क्या है पंचमाक्षर है। इनके बाद जो है अगर उसी वर्ग का वर्ण आएगा, उसी वर्ग का वर्ण आएगा, तो जो है अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, तो जो है क्या करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे इस पंचमाक्षर की जगह। जैसे मृत्यु दंड में आप देखेंगे यहाँ पे मृत्यु दंड ऐसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे जो अड़ा है आधा अड़ा, तो ये जो वर्ण है ये पंचमाक्षर है, और इसके बाद उसी वर्ग का डा आ गया, ठीक है, यहाँ पे डा उसी वर्ग का आ गया, टा ठा डा डा ड़ा सेम वर्ग का जो है ये वर्ण है। तो यहाँ पे जो है मानक वर्तनी के आधार पर क्या होगा, शुद्ध होगा जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे मृत्यु, और ये जो ड़ा है इसका जो है बना देंगे हम अनुस्वार, ठीक है, तब ये जो है शुद्ध माना जाएगा। मृत्यु दंड इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह के जो है जैसे कई शब्द हैं, ठंडा, ठंडा को इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा सही होगा मानक वर्तनी के आधार पर, किस तरह से, जब इसको अनुस्वार बना देंगे इस ड़ा को, ठीक है। या फिर जो है संत, संत को अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि जो है आधा ना है और ये ता वर्ग का ही होता है, ता था दरना सेम वर्ग का है, तो यहाँ पे जो है इसका अनुस्वार बना दिया जाएगा। या जो है पंकज, पंकज को ऐसे भी लिखा जा सकता है अंगा को आधा लिख करके, और फिर जो है ऐसे पंकज, लेकिन जो है शुद्ध तरीका ये होगा मानक वर्तनी के अनुसार
पंकज ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जो है अंगा जो है ये का वर्ग का ही वर्ण है, तो इसका जो है अनुस्वार बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसी वर्ग का वर्ण ना हो, उसी वर्ग का वर्ण ना हो, यानी कि अन्य वर्ग का वर्ण हो, तो जो है अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, तो जो है अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि जो है पंचमाक्षर आएगा, पंचमाक्षर आएगा, ठीक है। जैसे कि इसका भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि चिन्मय, यहाँ पे जो है चिन्मय, तो यहाँ पे जो है आधा ना, ये पंचमाक्षर है, और इसके बाद माँ आया, ये जो है उसी वर्ग का नहीं है, ये पावर का है माँ, और ना जो है होता है टावर का, तो इसलिए उसी वर्ग का नहीं, तो इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं चिन्मय कि यहाँ पे जो है अनुस्वार हम लगा करके ऐसे लिख दें, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। जैसे चिन्मय होता है, या जो है इसके अलावा उन्मुख होता है, तो यहाँ पे उन्मुख में भी आप देखेंगे ना और माँ अलग अलग वर्ग के हैं, तो इसलिए उन्मुख में आधा ना जो है इसका अनुस्वार नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो है नियम होता है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है इसलिए मृत्युदंड राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह होता है। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्ण मिलते हैं तो उनके मेल से जो होता है वो होता है संधि, यहाँ पे संधि हो जाएगा। जैसे कि रमाधन ईस क्या हो जाता है, रमेश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गुण संधि हो जाती है। तो यहाँ पे जो है अगर माँ से मात्रा हटा लेते हैं तो ये बचता है ऐसे, और मात्रा कौन सी है, बड़ा आ की, और यहाँ पे ई है और सा, और आ और ई मिलकर के क्या बन गया, आ प्लस ई मिलकर के बन गया ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, रमेश हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता। तो रिपु यहाँ पे दिए गए हैं, रिपु जो है किसका समानार्थी होता है, शत्रु का, दुश्मन का, तो ये जो है रक्त का समानार्थी नहीं है। बाकी लहू और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है रुधिर, शोणित, ये सभी रक्त के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा जो है रक्त का पर्यायवाची होता है लोहित, या जो है लोहू, और बाकी जो है खून, तो ये सभी क्या है, रक्त के पर्यायवाची हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अल्प विराम का चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, ये कौन सा चिन्ह है, ये होता है अर्ध विराम, अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का चिन्ह हो गया ये, और ये है अल्प विराम। तो जहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा रुकना होता है वहाँ पे अल्प विराम लगाते हैं, और जहाँ पे जो है अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा कम, वहाँ पे अर्ध विराम लगता है, ठीक है। तो ये जो है अल्प विराम है, और ये जो है आपका पूर्ण विराम हो जाता है। जहाँ पे एकदम से रुकना होता है वहाँ पे पूर्ण विराम लगता है, और ये विस्मय बोधक चिन्ह है। तो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन राइट आंसर देगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों अघोष वर्ण बताना है कौन सा है। तो घोषत्व के आधार पर जो है एक तो होते हैं अघोष वर्ण और एक होते हैं घोष। तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो होता है अघोष। इसके अलावा तीनों सा होते हैं अघोष, तीनों सा अघोष होते हैं। और एक जो है आगत व्यंजन, आगत व्यंजन फा, ये भी अघोष है, यहाँ पे नुक्ता लगा है। और घोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो घोष होते हैं तीसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो होता है घोष। और इसके अलावा सारे स्वर, सभी स्वर और हा, सभी स्वर और हा। और इसके अलावा जो है जितने भी अंतस्थ हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, चार, या, रा, ला और वा, तो ये भी घोष में आते हैं। और इसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, रा और ढा,
दोनों आते हैं घोष में। और इसके अलावा एक आगत व्यंजन, आगत व्यंजन कौन सा, जा, तो ये भी घोष हो जाता है। तो यहाँ पे बताइए अघोष कौन सा है, पा, तो पा है पहला, पा वर्ग का पहला व्यंजन हो जाता है और पहला दूसरा होता है अघोष, तो यानी कि यही हो जाएगा अघोष। बाकी घा होता है चौथा, तो ये जो है सघोष हो जाएगा। घोष या सघोष दोनों कहा जाता है इनको, तो ये जो है सघोष हो जाएगा घा। बा जो है होता है तीसरा और गा भी होता है तीसरा, तो तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों महाप्राण और अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन से होते हैं, तो दोस्तों अल्प प्राण जो है पहला, तीसरा और पांचवा। तो अल्प में आप देखेंगे 3 अक्षर हैं, 1 2 3, विषम है तो पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब विषम वाले जितने भी हैं वो होते हैं अल्प प्राण, ठीक है। और इसके अलावा जो है जितने भी अंतस्थ हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, या और रा और ला और वा, ये अंतस्थ वाले जो है अल्प प्राण में आते हैं। इसके अलावा सभी स्वर, सभी स्वर री को छोड़ करके, री को छोड़कर, और इसके अलावा एक उच्चिप्त व्यंजन, कौन सा, एक उच्चिप्त व्यंजन हो जाता है रा, ये अल्प प्राण में आ जाएगा। और महाप्राण में, महाप्राण में जो है दूसरा और चौथा, महा में आप देखेंगे 2 अक्षर है तो यहाँ पे सम अक्षर है, तो सम अक्षर पर आने वाले जो वर्ण होते हैं दूसरे और चौथे नंबर पे वो हो जाते हैं महाप्राण, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दूसरा और चौथा हो गया। इसके अलावा सभी ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो तीनों सा होते हैं ऊष्म व्यंजन, एक ये वाला सा हो जाता है, तीनों सा और हा, तो ये जो है ऊष्म व्यंजन है, तो ये सारे जो है महाप्राण में आते हैं। इसके अलावा एक उच्छिप्त व्यंजन, तो उच्छिप्त व्यंजन ड़ा हो गया अल्प प्राण में, और दूसरा उच्छिप्त व्यंजन ढ़ा, ये जो होता है महाप्राण में। तो यहाँ पे जो है महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है, ता, ये है पहला, तो पहला होता है अल्प प्राण, ये हो जाएगा अल्प। और ता था दा तीसरा है, तो तीसरा भी अल्प होता है। पा फा बा भा, ये है चौथा, और यही हो जाएगा महाप्राण। बाकी जो है पा फा बा भा मा, ये 5वें नंबर पे है, तो ये भी अल्प प्राण होगा। तो यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भलाई में प्रत्यय है, भलाई में जो है कौन सा प्रत्यय है बताना है। तो दोस्तों भला, और इसमें जो है आई लगाते हैं, आई प्रत्यय, तो बन जाता है भलाई। भला क्या है, विशेषण है, और भलाई बन जाता है आई लगा करके, और ये जो है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पे जो है कौन सा प्रत्यय है भलाई में, आई, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। तो दोस्तों ब्रज जो है ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में आती है, और ये जो है उत्तर प्रदेश की बोली है। भोजपुरी, तो भोजपुरी आती है बिहारी में, लेकिन ये जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर वगैरह में। तो यहाँ पे जो है ये भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। कन्नौजी, तो ये भी पश्चिमी हिंदी की भाषा है, ये भी पश्चिमी हिंदी की भाषा है, तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मेवाती की बात करते हैं, मेवाती हो गया, मेवाड़ी हो गया, और हाड़ौती हो गया, ये सभी क्या है, ये राजस्थानी बोलियां हैं, राजस्थानी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इसमें बताइए अलंकार कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे सुबरन, सुबरन इसके 3 अर्थ हैं। सुबरन जो है ये लिखा गया है सुवर्ण के लिए, तो सुवर्ण का जो है अर्थ कवि के लिए हो जाता है, कवि के लिए सुवर्ण मतलब अच्छे शब्द। और व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए जो है हो जाएगा सुंदर स्त्री, सुवर्ण मतलब सुंदर रंग वाली स्त्री, तो सुंदर स्त्री कह सकते हैं। और चोर के लिए, चोर के लिए जो है सुवर्ण मतलब हो जाएगा सोना,
तो सुबरन को खोजत फिरत कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों जो है सुबरन को खोज रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? जहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ छिपे हुए होते हैं वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा अलंकार है? तो ये होता है शब्द अलंकार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अयादि संधि का उदाहरण है? तो अयादि संधि का उदाहरण बताना है। अयादि संधि में क्या होता है? इसमें जो है ए या ए, ओ या औ, इनका मेल जब होता है किसी अन्य स्वर से, तो ए का मेल जब अन्य स्वर से होगा तो बनता है क्या? अय बनता है। अय का मेल अन्य स्वर से होता है तो बनता है आय। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि ने धन अन, तो बन जाता है नयन। तो यहाँ पे अय की साउंड आ रही है नयन में, और अय और अन्य स्वर मिलता है तो आय बन जाता है। जैसे कि गय धन अक, क्या बन गया? गायक। तो यहाँ पे आय की साउंड आ रही गायक में, और ओ को अन्य स्वर से मिलाते हैं तो बन जाता है औ। जैसे कि पो धन अन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पवन। औ की साउंड आएगी, और औ और अन्य स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। जैसे कि पौ धन अन, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? पावन। ठीक है, तो यहाँ पे आओ की साउंड आएगी पावन में। इसी तरह यहाँ पे पावक में आप देखेंगे पौ धन अक, पौ धन अक बन जाएगा पावक। तो ये हो जाएगा अयादि संधि का एग्जाम्पल। और इसको आप पहचान सकते हैं, अगर या वा से पहले पूरा अक्षर मिल जाए तो वहाँ पे अयादि संधि होता है। जैसे या वा के पहले आपको पूरा अक्षर मिल गया तो वहाँ पे अयादि संधि। अगर आधा अक्षर मिलता है या और वा के पहले तो ज़्यादातर वहाँ पे कौन सा संधि होता है? यड़ संधि। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान भी सकते हैं। तो यहाँ पे पावक हो जाएगा अयादि संधि। बाकी एक एक में जो है एक एक, इसमें जो है एक धन एक बन जाता है एक एक। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि हो जाती है, वृद्धि स्वर संधि। महेंद्र में, तो यहाँ पे महेंद्र, इसमें जो है महा प्लस इंद्र, आ और ई मिलकर के बन जाएगा गुण संधि। यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। और उन्नति, तो यहाँ पे जो है व्यंजन संधि है, उत धन नति हो जाता है उन्नति। और यहाँ पे कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। यहाँ पे जो है व्यंजन संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? इसमें से बताइए कौन सा अस्थाई भाव नहीं है। निर्वेद, ये जो है शांत रस का अस्थाई भाव है, शांत रस का अस्थाई भाव है। विस्मय, तो ये अद्भुत, अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है। और जुगुप्सा की बात करते हैं, जुगुप्सा या घृणा, जुगुप्सा या घृणा ये जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है। और करुण, ये जो है खुद रस होता है, करुण रस होता है जिसका स्थायी भाव होता है शोक। तो स्थायी भाव कौन सा नहीं है? करुण जो है रस है, ना कि स्थायी भाव। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, दिया गया है अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? दिया गया है बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो अपने को संकट में डालना, इसके लिए जो है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, यही जो है मुहावरा हो जाएगा। भैंस के आगे बीन बजाना, इसका मतलब क्या होता है? मूर्ख को समझाने की कोशिश करना। मक्खियाँ मारना, तो मक्खियाँ मारना मतलब बेकार के काम करना या फालतू बैठना। और भीगी बिल्ली बनना, इसका मतलब होता है डर के मारे चुप रहना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है में भर क्या है? भर बताइए क्या है यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे जो है भर दिया गया है कालवाचक क्रिया विशेषण, या विशेषण है, या भाववाचक संज्ञा है, या समुच्चय बोधक अव्यय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भर जो है ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो क्रिया की जो विशेषता बतलाते हैं उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। और इनके जो है चार भेद होते हैं। एक हो जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण, और एक होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और एक होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और
एक होता है आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक तो कालवाचक में जो है समय का बोध होता है। रीतिवाचक में क्या होता है, इसमें जो है किसी कार्य के करने के तरीके का बोध होता है, जैसे कि वो धीरे धीरे चलता है, वो तेज दौड़ता है। स्थानवाचक तो यहाँ पे स्थान का बोध होता है, जैसे कि अंदर, वो अंदर गया या बाहर आया। परिमाणवाचक में जो है परिमाण का बोध होता है, जैसे कि थोड़ा या ज़्यादा, मतलब मात्रा का बोध होता है। थोड़ा, उसने थोड़ा खाया, उसने ज़्यादा खाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो रात भर जागना, भर से आपको क्या पता चलता है कि ये समय का बोध करा रहा है। रात भर मतलब पूरी रात, तो समय का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब दिया गया है उत से निर्मित शब्द कौन सा है। तो अवकाश, ये तो बना है अव से अवधनकाश हो जाता है अवकाश। अपधनकार हो जाता है अपकार, तो ये अप से बना है। उच्चारण तो उत धन चारण होता है उच्चारण, तो यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण। अध्ययन तो अधिधन अयन से बनता है, अधिधन अयन से बनता है। यहाँ पे जो है कौन सी संधि है, यण संधि। ठीक है, या के पहले यहाँ पे आधा अक्षर है, तो ये यण संधि हो जाती है, तो यहाँ पे ये यण संधि हो गई। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्चारण। इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे हलंत होता है, उत धन चारण, तो ये होता है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। स्व धन का, स्वर धन का, स्वर धन का, या स्वर्ग धन आ। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा पहला ऑप्शन, स्व धन का। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और कौन सा रूल लग रहा है, तो अगर विसर्ग के बाद अगर जो है किसी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण आता है, या फिर जो है या रा या वा या हा, ये सब वर्ण आएंगे, तो इनके आने के बाद जो है क्या होगा, जो विसर्ग है, विसर्ग जो है परिवर्तित हो जाता है आधा रा में। ठीक है, तो स्वा धन गा, तो यहाँ पे हो जाता है इसका स्वर्ग। ठीक है, विसर्ग जो है ऊपर, आधा रा ऊपर लगता है, तो यहाँ पे स्वर्ग हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है, तो स्थूल का विलोम बताना है, क्या होगा। पहला ऑप्शन है सूक्ष्म, तो स्थूल का विलोम हो जाएगा सूक्ष्म। तन्वी, तन्वी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोमल अंगों वाली। दुर्बल, दुर्बल मतलब कमजोर, इसका विलोम क्या होगा, सबल। शाश्वत मतलब जो हमेशा रहे, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर, जो नष्ट होने वाला हो। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। दिया गया है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों चौपाई की बात करते हैं, तो ये है सममात्रिक छंद। मात्रिक छंद में सममात्रिक छंद होता है चौपाई। इसमें जो है 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं, 16 मात्राएं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 मात्राएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति में जो है कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा अव्ययी भाव। तो दोस्तों जहाँ पे भी पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद जो है संज्ञा हो, तो वहाँ पे होता है अव्ययी भाव समास। यहाँ पे जो है यथा अव्यय है, तो यहाँ पे जो है यथाशक्ति क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी तरह से यथा आ सकता है, प्रति आ सकता है। अव्यय आपको पहले मिल जाए तो वहाँ पे अव्ययी भाव होता है। बे आ सकता है, या भर आ सकता है, या जो है आ सकता है। तो इस तरह के आपको जब शब्द पहले मिल जाए तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। या जो है शब्द का रिपीटिशन होता हो, वहाँ पे भी अव्ययी भाव होता है, जैसे कि दिनों दिन, दिनों दिन, या रातों रात, रातों रात, या जो है लाल लाल।
ठीक है, तो इस तरह से जो है अव्ययी भाव आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे अव्ययी भाव हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, विसिख किस शब्द का पर्यायवाची है? बुद्ध का, या बाण का, या तरु का, या सरोवर? तो सरोवर मतलब तालाब होता है, सरोवर जो है तालाब का पर्यायवाची है। तरु, तरु होता है वृक्ष का। बाण का पर्यायवाची हो जाता है विसिख। और बाण के इसके अलावा जो है कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो विसिख हो गया, इसके अलावा जो है बाण के पर्यायवाची हैं सायक और नाराज, नाराज, इसके अलावा जो है सिलीमुख, सिलीमुख, और इसके अलावा जो है सर और आसुग और तोमर। ये जो है कुछ पर्यायवाची हो जाते हैं किसके? बाण के। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? तो यहाँ पे दिए गए हैं लड़का। लड़का जो है ये एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है, तो ये नहीं होगा। प्राण, प्राण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ शब्द होते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, हम कहेंगे उसके प्राण निकल गए। ठीक है, प्राण जो है बहुवचन में हमेशा प्रयोग होता है। इसके अलावा होश, इसके अलावा जो है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हो जाता है आंसू, आंसू हो जाएगा, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा दर्शन और बाल, और इसके अलावा जो है समाचार। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। बाकी घोड़ी जो है एक वचन में भी प्रयोग होता है और बहुवचन में भी। चिड़िया का चिड़िया हो जाता है बहुवचन, यहाँ पे बिंदी लग जाती है ऊपर। तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है, के लिए किस कारक का परसर्ग है? के लिए जो है किस कारक की विभक्ति या परसर्ग है बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है संप्रदान। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? के लिए, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? से होती है, लेकिन अलग होने के संबंध में। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अलग होने के संबंध में, अलग होने के अर्थ में जो है अगर से आता है तो वहाँ पे होता है अपादान कारक। करण कारक की विभक्ति भी से होती है या के द्वारा होती है। तो यहाँ पे किसी साधन के द्वारा, जैसे वो पेन से लिखता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है करण हो जाएगा। और अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में या पर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, के लिए संप्रदान। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, मनहरण कवित्व में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो मनहरण कवित्व ये क्या है? एक छंद है, तो इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो ये जो है वार्णिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है, इसमें वर्ण गिने जाते हैं इसके। ठीक है, तो इसमें जो है कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में जो है 31 वर्ण होते हैं। 31 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण की बात कर चुके हैं। यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बताना है कौन सी है। यहाँ वहाँ, तो यहाँ वहाँ ये हो जाएगा स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत, ये जो है परिमाणवाचक हो जाएगा, परिमाणवाचक। कल, ये जो है कालवाचक हो जाएगा, समय का बोध हो रहा है, कालवाचक हो जाएगा। और जैसे तैसे, जैसे तैसे हो जाएगा रीतिवाचक। तो यही जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिए गए हैं, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो यहाँ पे जो है वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? कौन सा विराम चिन्ह होगा? विस्मयादि बोधक। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाह या अरे या ओह के बाद कौन सा चिन्ह आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्वावलंबी, स्वावलंबी। ये बना है स्वावलंबी से। अवलंब मतलब होता है सहारा, स्व मतलब खुद का, तो स्वावलंबी ही इसका राइट आंसर होगा। जो अपने सहारे पर रहता है उसको कहते हैं स्वावलंबी। आत्मनिर्भरी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, आत्मनिर्भर होता है जो अपने ऊपर निर्भर हो। बलिष्ठ मतलब बलवान, आत्मविश्वासी मतलब जिसका आत्मविश्वास अच्छा हो। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दिया गया है, वारात
का तत्सम रूप है, बारात का तत्सम रूप बताना है। वर्रात हो जाएगा, या बारात, या बरात, या वर यात्रा। तो दोस्तों बारात का तत्सम रूप होता है वर यात्रा। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित शब्द में, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे रेखांकित वाक्यांश है जीवन जीने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है जिजीविषा। जिजीविषा मतलब क्या होता है, जीवन जीने की इच्छा, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चतुरानन, चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा को। आनंद मतलब होता है मुख, चतुरानन मतलब चार मुख वाले, तो ब्रह्मा जी के चार मुख होते हैं, तो चतुरानन मतलब ब्रह्मा। जीविका मतलब जो है जीवन यापन का साधन, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो रक्षा, रक्षा यहाँ पे तत्सम शब्द है। संयुक्त व्यंजन जहाँ पे होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो यहाँ पे छा ये संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ पे ये तत्सम है। प्राण ये भी तत्सम है, विद्या भी तत्सम है, और यहाँ पे घर, घर जो है तद्भव हो जाएगा, जिसका तत्सम क्या होता है, गृह। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, अब दिया गया है रौद्र का स्थायी भाव क्या है। रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है। भय, भय होता है भयानक रस का, भय स्थायी भाव होता है भयानक रस का। उत्साह होता है वीर रस का, वीर रस का। और क्रोध होता है, यहाँ पे क्रोध हो जाएगा, क्रोध होता है रौद्र रस का। और विस्मय होता है अद्भुत रस का। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, खान पान में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, या द्वंद्व। यहाँ पे ये फॉन्ट तो सही से नहीं ले पा रहा था, तो इस तरह से लिख के आया है। द्वंद्व जो है इस तरह से लिखा जाता है, हालांकि ये भी सही है, लेकिन ऐसे जो है ज़्यादा सही होता है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा समास है खान पान में, तो द्वंद्व समास हो जाएगा इसका राइट आंसर। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, खान और पान ये दोनों प्रधान है, और इसमें जो है बीच में योजक चिन्ह होता है, और शब्द का लोप होता है, और शब्द का लोप होता है। तो खान पान, खान और पान, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है द्वंद्व समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन ये जो है किसका समानार्थी होता है, ये मछली, मीन मतलब होता है मछली, तो मछली या मीन का जो है समानार्थी क्या हो जाएगा, झस, सिलीमुख, अली, या षटपद। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा झस। झस जो है मछली का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा मछली के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो एक हो जाता है सफरी, और एक जो है मत्स्य। और सिलीमुख ये जो है किसका होता है, ये बाण का पर्यायवाची होता है। अली होता है भौरे का, और षटपद भी भौरे का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन झस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, और एक होता है मिश्रित वाक्य, जिसको मिश्र वाक्य भी कहते हैं, और एक होता है संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वहाँ पे सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य में दो से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं वहाँ पे होता है संयुक्त वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और एक जो है आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, यह है सरल वाक्य। मेरा विचार है कि हिंदी का एक साहित्यिक पत्र निकालूं, तो इसमें मेरा विचार है और फिर दिया गया कि हिंदी का एक साहित्य पत्र निकालूं। तो जब आप बोलेंगे मेरा विचार है कि, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें आगे अभी कुछ कहना बाकी है। तो यानी कि जो है ये क्या है, ये प्रधान वाक्य हो गया, और इस पे जो है हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो इसमें जो है प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है, तो इसलिए यही हो जाएगा राइट आंसर। ये जो है मिश्र वाक्य है। बाकी मुझे वहां जाना था, ये सरल वाक्य हो जाएगा। और वो पुस्तक मोहन की थी, ये भी सरल वाक्य है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है,
अब दिया गया है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अधिकार, अधिकार यहाँ पे लिखा है तो अधिकार होता है, ना कि अधिकार, इस तरह से लिखा जाता है। और अनुसरण, तो यहाँ पे ये वाला सा नहीं रहता है, अनुसरण। और अध्ययन, यहाँ पे अध्ययन, इसकी वर्तनी बिल्कुल सही है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। तो यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो गया। फिर दोस्तों अगला, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है देव शब्द का बहुवचन बताइए। देव का बहुवचन क्या हो जाएगा? देवगण, देवजन, देवलोग या देववृंद? तो दोस्तों देव का बहुवचन हो जाएगा देवगण। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देवगण जो है इसका बहुवचन हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।